इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता राजीव राय। बहुत सारे मामले आज राजनीति के गलियारों में हलचल मचाए हुए हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस ने आज कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई है, वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी भी हो गई है और एमएलसी के चुनाव हैं। आइए सीधे हम राजीव राय जी से ही बात करते हैं और जानने का एक बार प्रयास करते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। नोटबंदी का फिर एक बार मामला आ गया है, तो सीधे हम बात करते हैं राजीव राय जी से। भाई साहब, पहले तो क्या कमी रह गई कि कर्नाटक में कांग्रेस बम्पर वोट से? कमी नहीं रह गई। कर्नाटक पढ़ा लिखा राज्य है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया कि झूठ और जुमलों का कोई अंत नहीं है और इस बार किसी झांसे में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि वहाँ एक पेटीएम नारा चला था। पेटीएम आपने सुना होगा। 40% कमीशन पूरी दुनिया को पता है कि बिना 40% दिए वहाँ कुछ होता नहीं है। जिस मंत्री को पर आरोप लगा के ठेकेदार ने आत्महत्या कर लिया था, उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उस मंत्री को प्रधानमंत्री जी का फ़ोन जाता है मदद के लिए। उसी दिन ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार कितने विवश हैं अपने भ्रष्ट तंत्र के सामने। जिसको आप भ्रष्टाचार से बाहर के वजह से मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ता है, उसको प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं मदद करने के लिए। तो जो ये दक्षिण से परिवर्तन की लहर चली है, 24 तक चुनाव में आते आते दिल्ली के तख्त से भी इस सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस सरकार जो बम्पर वहाँ पे अपना वो बना रही, बम्पर सीटों पे जीत के, आज उसने शपथ भी लिया, लेकिन सपा का कोई चेहरा नहीं नज़र आया। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। उनके कांग्रेस का पहले 18 को होने वाला था, 19 को होने वाला, लेकिन 20 तारीख को कार्यक्रम था। और जैसे कि आप लोगों को भी बताया गया था कि हमारे हर दुख सुख के साथी आदरणीय अखिलेश यादव जी उन तमाम नेताओं के घर जाना चाहते थे, मौका निकालकर, जिनके घरों में अपने परिजनों के दुखद मृत्यु हुई है। और दुर्भाग्यवश कल रात को उनके परिवार में उनकी ताई जी का देहांत हो गया, तो ऐसे भी वो नहीं जा सकते थे। फिर एक बार नोटबंदी की मार, सपा विपक्ष क्या कर रही है? उन लोगों का कोई बात निकल के नहीं आ रहा है। ये तो बेईमानी होगा कहना कि सपा और विपक्ष क्या कर रहे हैं। विपक्ष में तो समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरू से इस बात को सवाल खड़ा कर रहे हैं नोटबंदी के फैसले पे। और आपको याद होगा, लाइन में खड़े हुए महिला ने बच्चा दिया तो उसको आदरणीय अध्यक्ष जी ने गोद ले लिया, खजांची जिसका नाम दिया गया है। आज भी उसका जन्मदिन इसलिए धूमधाम से पार्टी मनाती है या उसका देख रेख कर रही है कि लोगों को एहसास हो कि इस नोटबंदी के तानाशाही वाले तुगलकी फरमान ने कितना पीड़ा दी है गरीबों को। अब वो लोग जो आतंकवादियों की कमर तोड़ने से लेकर भ्रष्टाचार मिटाने तक की बात कर रहे थे, नोटबंदी लाकर, 2000 का नोट लाकर, जवाबदेही तो उनकी बनती है ना कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, कर्नाटक में लोगों ने देखा कि कैसे 2000 नोटों के बंडल इनके मंत्रियों के पास, नेताओं के पास पकड़ा जा रहा है। वही आज 2000 रुपये के नोट बंद कर रही है। तो दो बातों को जवाब देना होगा। इस तुगलकी फरमान से देश को क्या फ़ायदा हुआ और अगर नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? माफ़ी क्यों नहीं मांगे प्रधानमंत्री जी? तो 85 दिन का टाइम मांगा था। दूसरी बात है, जो सरकार के खजाने पर इसका असर पड़ा, नोटों को छपवाने में और फिर नोटों को बंद करने में, इसकी जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए। और मैं उन मीडिया के साथियों से भी पूछना चाहूँगा कि चिप्स का क्या हुआ? जो चिप 2000 के नोटों में था, क्या उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चिप काम करना बंद कर दिया, इसलिए वापस कर दिया? गजब विडम्बना है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कि आप नोटबंदी में 2000 नोट को लाने के फैसले को सही ठहराते हो और वापस ले जाने के फैसले को सही ठहराते हो। तो एक पुरानी कहावत है, यू कैन मेक फूल मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम, सम ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। सबको हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इस सबकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को इन फैसलों का जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि एमएलसी चुनाव हार रहे हैं, 60-60 ही वोट इनके पास हैं, फिर भी इन्होंने अपने दो अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है चुनाव के लिए। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। लोकतंत्र अगर हमें अधिकार वो नहीं दिया होता तो हम नहीं खड़े होते। हम लड़ तो रहे हैं, हम किसी की तरह समझौता तो नहीं किए हैं। जहाँ अन्य पार्टियाँ शरणागत हो गई है, समझौता कर लिए जो तथा बसपा की तरह, वैसे हम समझौता तो नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का काम है लड़ना, हम हर मोर्चे से इस सरकार से लड़ेंगे।
दिल्ली में एलजी के मामले में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसे अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने रोक दिया। फिर एलजी केंद्र के ही पाले में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ये दिखाता है कि सरकार कितनी अहंकारी है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का जिन तर्कों के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, उन तर्कों का भी कोई ख्याल नहीं है। ये सरकार कितनी अहंकारी है कि लोगों की भावनाओं का, ये न सिर्फ न्यायपालिका का अपमान है, ये उन मतदाताओं का भी अपमान है जिसने तो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को दिल्ली में चुना था। उच्चतम न्यायालय ने यही तो कहा था ना, सर्वोच्च न्यायालय ने तो यही कहा था ना कि लोकतंत्र में अगर जवाबदेही तय करने का अधिकार सरकार के पास नहीं होगा तो उन मतदाताओं के साथ बेईमानी है जिन लोगों ने उम्मीदों के साथ चुना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आप अंग्रेजों की तरह जैसे वो गवर्नर नियुक्त कर देते थे, प्यादे बना कर रखते थे और रेसिडेंसी नियुक्त कर देते थे, कि आप ऐसे लोगों को गवर्नर एलजी बना कर बैठा दे जो चुनी हुई सरकार को चलने न दे, सरकार कोई फैसला न ले सके, तो सिर्फ ये दिल्ली सरकार के साथ अन्याय नहीं है, ये न्यायपालिका के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ और लोकतांत्रिक तरीकों पर आघात है। भाजपा के नेताओं का ये कहते सुना जा रहा है कि आदेश आने के बाद ही लोग अधिकारियों को हड़काने लगे, आम आदमी पार्टी के लोग, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोगों अधिकारियों में भय व्याप्त हो गया है। इसको लेकर इस तरह की कार्रवाई अभी बचकाना और बेईमानी बातें हैं। आते जिस सरकार को 8 साल तक आप कुछ काम नहीं करने दे रहे थे और 8 साल से जिन सरकारियों के काले चिट्ठे, अधिकारियों के काले चिट्ठे कारनामे सरकार के पास थे, तो सरकार क्या करती? आपको कौन सा डर आ गया? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप किस डर से अध्यादेश लाए? क्या सरकार के पास अधिकार आ जाने से सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दे दिया उससे भाजपा के एलजी के काले कारनामे बाहर आ जाएंगे? इस डर से अध्यादेश लाया गया है। मऊ में सपा की जमानत जब्त, कहाँ कमी रह गई? आपको एक उदाहरण दूं, बगल में कोपागंज है। आपने भी अपने पत्रकारिता के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा कि 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। कभी नहीं सुना था कि 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे थे क्योंकि एक हुजूर जा रहे थे और उनको लगा कि इतना बड़ा जन सैलाब सपा के पास है तो सीटें हम हार जाएंगे। तो लोगों में भय व्याप्त करके, लोगों में डर व्याप्त करके जिस तरह जीतने की कोशिश की गई, ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं से भी कमी रह गई होगी। कई जगह हम संतुष्ट नहीं कर पाए, जिनको टिकट न मिला वो लोग भी खड़े हो गए, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति की, आप लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज़ है। एक हमारे प्रत्याशी को आप लोगों की संख्या में तब भी लाया गया था, जनसभा की अनुमति दी गई कि कोविड के नियमों का और 144 धारा के नियमों का पालन करें। वहीं मुझे तो उम्मीद थी कि आप मीडिया के साथ ही दिखाएंगे। मैं जब जा रहा था तो देखा कि एक फोर्ड एंडेवर गाड़ी पर बिना आगे और पीछे का प्लेट लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर के साथ जुलूस चल रहा है। नंबर हटाकर गाड़ियों का जुलूस निकाला गया। यहाँ मंत्री दर्जनों आते रहे, मुख्यमंत्री को आना पड़ा। 15-15 दिन तक मंत्री पड़े रहे, नंगा नाच खेला गया। तो इस तरह के चुनाव अगर होने लगे तो सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। कि डर और भय का माहौल पैदा करके चुनाव जीतने की कोशिश की, हालांकि उसमें भाजपा सफल तो नहीं रही। और दूसरी मैं जिम्मेदारी स्वयं भी लेता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं जिनको टिकट न मिला, मैं तो कर्नाटक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था, एक ही दिन पहले आ पाया, समझा नहीं पाया उन साथियों को जो निर्दलीय या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ गए थे। 2024 क्या? 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विदाई तय है। मैंने कहा ना कि जो दक्षिण से शुरू हुआ है, पढ़ा लिखा प्रदेश है, देश के दक्षिणी सिरे से शुरू हुआ आंदोलन उत्तर तक आते आते इस भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो ये थे राजीव राय, जिनका कहना है कि दक्षिण से उत्तर आते आते भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। ऐसे में देखना होगा कि 2024 का चुनाव किस करवट बैठेगा। राहुल सिंह, एबीपी गंगा, मऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।